गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी स्टैंडर्ड 10, गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम में चैप्टर है 7th। टाइटल है जन्मभूमि और उसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत कवयित्री नहीं है, सुमित्रा नाम है इसलिए ऐसा नहीं कह सकते, वो कवि है। और उसका जन्म 1900 से 1977 वो उसका समय है। टाइटल जो जन्मभूमि दिया गया है उससे हमें पता चलता है कि हमारा जहाँ पे जन्म हुआ है उस भूमि ज़मीन की यहाँ पे बात की गई है। तो हमें भारतीय और गुजराती दोनों की बात यहाँ पे की गई है। कवि का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं रखता है, फिर भी कवि के बारे में जानना ज़रूरी है। तो कवि के यहाँ पे उसका परिचय प्राप्त करने से पहले कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म। कवि है लेकिन उसकी विशेषता यहाँ पे बताई गई है कि प्रकृति के सुकुमार कवि है, यानी कि उसकी कविताओं में उसने प्रकृति का मनोरम्य चित्रण, यानी कि प्रकृति उसे अच्छी लगती है, प्रकृति को उसने पहचाना है और प्रकृति की गोद में ही वो खिले पले और बड़े हुए हैं। तो इसलिए उसने कहा है कि सुकुमार कवि है। और उसका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। तो स्वतंत्रता आंदोलन का समय उस दौर पे ज़्यादातर विद्यार्थीगण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, देश को अंग्रेज़ों की गुलामी में से मुक्त करने के लिए अपना निजी जीवन पे ध्यान देते नहीं थे और राष्ट्र चेतना, राष्ट्र भावना, राष्ट्र सेवा में लगे हुए थे। इसलिए वो आज भी लोग उसे याद करते हैं। तो उसमें से एक नाम सुमित्रा नंदन पंत का भी है जो साहित्य के साथ जुड़ा हुआ है और उस आंदोलन के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग दिया। सन 1950 से 57 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शला का पुरुष कवि को छायावाद यहाँ पे हिंदी साहित्य में एक समय का भाग का नाम दिया गया है। जैसे गुजराती साहित्य में मध्यकाल, अर्वाचीन युग ऐसे नाम दिए गए हैं समय की पहचान के लिए, साहित्य की पहचान के लिए। उसी प्रकार हिंदी साहित्य में एक छायावाद आता है, उसके बाद छायावादोत्तर भी आता है, आधुनिक युग आता है। तो इस छायावाद के शला का पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनकी कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हुए हैं। तो ज्ञानपीठ जो साहित्य का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। जैसे गुजराती की बात की जाए तो गुजराती में पन्नालाल पटेल, उमाशंकर जोशी, रघुवीर चौधरी और राजेंद्र शाही 4 को मिला है। उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी चिदम्बरा पर, तो ये हमें ये प्रश्न और उसका उत्तर याद रखना है कि कवि को कौन से पुस्तक उसकी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो चिदम्बरा। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, महर्षि अरविंद के विचार वाली बात, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। यानी कि कवि की रचनाओं में उसके पुरोगामी, उसके पहले हो गए जो आदर्श व्यक्ति है कवि के, उसका असर कवि की रचनाओं में भी मिलता है। तो कवि ने अपने विचार के साथ आदर्श व्यक्तियों के विचार, यानी कि कई अच्छे विचारों का समन्वय करके हुई रचना की है। इसलिए हमें जब ये कविता पढ़ते हैं तो हमें कवि का विचार नहीं मिलता, उसके अलावा सारे और व्यक्तियों का भी विचार हमें प्राप्त होता है। यानी कि हमारे लिए एक अहोभाग्य है हमारा कि एक
व्यक्ति की कविता में दूसरे अच्छे व्यक्तियों का विचार भी समाया हुआ है और हमें प्राप्त होता है। तो उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। देश के भारत देश के जो सर्वोच्च अवार्ड है, भारत रत्न से लेकर सबसे श्रेष्ठ भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, विभूषण, भूषण और पद्मश्री, ऐसे क्रम में अवार्ड एनायत होते हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य कवि ने लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीतिनाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास एंड नॉवेल, गुजराती में नवलकथा, तो ये भी लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरवगान किया है। यानी कि प्रकृति का महत्व क्यों है, ये भी हमें समझना है। यानी कि मनुष्य जब प्रकृति से विमुख हो जाता है, प्रकृति से दूर हो जाता है, तो प्रकृति भी मनुष्य को दूर कर देती है। यानी कि प्रकृति को, यानी कि मनुष्य को अपने आप को बचाने के लिए प्रकृति को भी बचाना होगा, उसे संवारना होगा, उसे संभालना होगा, तब ही प्रकृति की गोद में हम अच्छी तरह से जी सकते हैं। नहीं तो प्रकृति का विनाश भी हमने देखा है, प्रकृति का रौद्र रूप भी हमने देखा है, भयानक रूप भी हमने देखा है। तो इस भयानक रूप को न देखने के लिए हमें उसके साथ सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन भी प्रकृति की तरह ही खिला, हरा भरा और सुखी, संपन्न, समृद्ध रह सके। तो ये कवि का आशय है कविता करने का। इनके अलावा नाट्य, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। तो प्रकृति का गौरवगान, हमें सबसे पहले महत्व रखना है कि काव्य, यहाँ पे साहित्य प्रकार उसका है कविता, और काव्य में किसका, तो प्रकृति का गौरवगान, ये इम्पोर्टेंट शब्द है। प्रश्न के उत्तर में लिखते वक्त हमें जो प्रस्तावना में लिखना है 1 या 2 वाक्य में, तो ये कविता का भावार्थ आना चाहिए। तब हम जो निरीक्षक है, पेपर चेकर, तो वो समझ सकता है कि नहीं, ये विद्यार्थी काव्य के बारे में सब कुछ जानता है, तो ये उसका भावार्थ हमें याद रखना है। तो प्रकृति का गौरवगान किया है, गान तो किया है, लेकिन कैसा गौरवगान, यानी कि गर्व है प्रकृति का कवि को। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति महापुरुषों का वर्णन कवि ने किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना, पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी चरितार्थ किया है। तो काव्य को समझते हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी। संस्कृत में भी कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि चिरगरीयसी। समझिए उसके साथ डिटेल में। जिसका गौरव बाल हिमालय, स्वर्ण दरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद दूली पुनीता। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। सावित्री राधा सी न्यारी, उतरी आभा देही प्यारी। शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण। चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी। तो यहाँ पे कवि ने अपनी जन्मभूमि के इतिहास को लेकर के जो महान आत्माएं हमारे देश में हो चुकी, जिसके चरण स्पर्श से, कर्मों से
ये हमारा देश पवित्र हो चुका है और आज भी पूरे संसार में भारतीय संस्कृति फैली हुई है। इसके गुणगान सभी देश के लोग करते हैं। तो ये गौरव कवि ने यहाँ पे किया है कि भूतकाल में जो महान व्यक्ति हो चुके उसके कर्मों को, विचारों को, हमें उसके आदर्शों को याद रख के हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, ये कवि का कहने का आशय है। और इसी प्रकार हमारी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास कवि ने यहाँ पे किया है। तो शुरू करते हैं। काव्य जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। हमें दो ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, एक तो जननी, जननी यानी माता, और जन्मभूमि हमारी मातृभूमि, जिस जमीन पर हमने जन्म लिया है वह हमारा वतन। वतन हिंदुस्तान हम के ऐसा कहते हैं ना, वतन गुजरात। तो ये वतन प्रेम और मातृ प्रेम, मातृभूमि प्रेम कवि को और हम सबको है। जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी, कवि ने दृष्टांत के माध्यम से कहा है कि ये जो जननी और जन्मभूमि प्रिय है लेकिन किसके जैसी है, तो स्वर्गादपि चिरगरीयसी। स्वर्गादपि चिरगरीयसी यानी स्वर्गादपि चिरगरीयसी यानी स्वर्ग से भी, स्वर्गादपि, स्वर्गादपि का मतलब होगा स्वर्गात प्लस अपि, यहाँ से अलग होते हैं दो शब्द, स्वर्गात प्लस अपि से। तो स्वर्ग से भी, अपि का मतलब क्या होगा बी, गुजराती में पण। तो स्वर्ग से भी चिर, चिर यानी लंबा, लंबे समय तक। गरीयसी, गरीयसी यानी श्रेष्ठ। स्वर्ग से भी लंबे समय तक श्रेष्ठ रहने वाली है अपनी जननी और जन्मभूमि। इतना बड़ा महत्व कवि ने ये दो व्यक्तियों को दिया गया है, दो वस्तु, एक व्यक्ति और एक वस्तु को दिया हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि जिसका गौरव बाल हिमाचल, बाल यानी लड़ाट, गुजराती में कपाल को, जिसका फोरहेड इंग्लिश में, जिसका गौरव बाल हिमाचल यानी कि हिमाचल बाल रूपी। जैसे हम भारत के मैप में भारत माता को का चित्र देखते हुए देखा है, तो भारत माता का सिर कहाँ पे होता है, हिमाचल पर। तो यहाँ पे भी भारत माता का सिर, बाल गौरव, गौरवशाली है, ललाट कौन, हिमाचल गौरव रूपी, प्रकृति सारी बिखरी हुई है वहाँ पे। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, स्वर्ण रूपी धरा, सोनेरी धरती हंसती हुई दिखाई देती है, और चिर यानी कि लंबे समय तक, लंबी धरती, श्यामल और पानी के साथ, यानी कि काली जमीन, सोनेरी ज़मीन, स्वर्णमयी ज़मीन, हंसती हुई ज़मीन, यानी कि ज़मीन के यहाँ पे अलग अलग प्रकार कवि ने बताए हैं। स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल। ज्योति ग्रथित, ज्योति यानी प्रकाश, ग्रथित यानी लिए हुए, प्रकाश के साथ गंगा यमुना का जल पूरे भारत देश में सभी जगह पे जहाँ पे वो नदी प्रवाहित होती है वहाँ पे जैसे खेती के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, पानी पीने के माध्यम से सभी को उपयोगी हो रही है, और उसी प्रकार सभी के जीवन में एक नया प्रकाश वो ला रही है। गंगा यमुना नदी का जल तो प्रकाशित बताई गई है। इसका गर्व वह जन जन के हृदय में बसी, और गंगा यमुना नदी सभी भारतीय लोगों में बसी हुई है। आज भी हम गंगा यमुना जैसी भारतीय सभी नदियों को एक लोक माता के रूप में देखते हैं और उसे पवित्र मानते हैं, उसका नमन करते हैं, और उस पवित्रता को हम निभाए रखना
चाहिए, उसके साथ स्वच्छता भी जुड़ी हुई है, तो हमें नदी को स्वच्छ भी रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य को निभाना है कि वैसे जैसा तैसा कचरा नदी में बहा न जाए, हम डालें नहीं, ये बात भी हमें याद रखनी है। तब हम कह सकते हैं कि हमारे हृदय में है और हम ज्योति ग्रह प्रकाशित तभी हो सकती है, कचरे वाली नदी तो प्रकाशित नहीं कह सकते। आगे कवि कहते हैं कि वह जन जन के हृदय में बसी, बाद में कहते हैं कि जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, पुनीता यानी पवित्र, अपने पदों से उस धूल को, पृथ्वी को, पद यानी पैर से क्या किया, धुला दिया, और उस पैरों के स्पर्श से धूल यानी पृथ्वी को यहाँ पे पुनीता यानी कि पवित्र किया हुआ है, इसलिए ये पवित्र भूमि बन चुकी है। और भगवान ने यहाँ पे जन्म लिया था पुरुष मनुष्य वेश में, इसलिए ये पवित्र भूमि हो चुकी है जहाँ कृष्ण ने गाई गीता। कृष्ण ने गीता गाई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में, तो उस भूमि को कृष्ण के चरण स्पर्श से वो भी पवित्र हो चुकी है। बजा अमर प्राणों में वंशी, और कृष्ण की वंशी ने अमर गा कर के सभी प्राणों को अमर बना दिया है, यानी कि ये लोग आज भी अमर है, हमारे आसपास, हमारे अंदर, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। तो इसका गौरव गान भी कवि ने किया है। सावित्री राधा सी नारी, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पुरुष ही भारत देश में महान हो चुके हैं, पुरुष के अलावा स्त्री भी महान है, नारी रत्न भी भारत में पाए जा गए हैं। आज भी नारी उच्च हुद्दों पे विराजमान है, सत्ता पे विराजमान है, और अपनी टैलेंट को दिखाते हुए उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है। तो यहाँ पे पवित्र नारियों की बात बताई गई है कि सती सावित्री की बात, कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ जो नाम है वो राधा का नाम, और सी का मतलब होगा जैसा, जैसे नारी, उत्तरी आभा देही प्यारी, और आभा पवित्र, आभा का मतलब होगा तेजस्वी, तेजस्वी शरीर के साथ इस पृथ्वी पे उसने जन्म लिया था। शिला बनी तापस्सु कुमारी, इस देश में तापस्सु कुमारी यानी यहाँ पे कोई इसकी बात है कि एक ऋषि मुनि के हिसाब से जो पत्थर बनी हुई थी वो स्त्री सावित्री भगवान राम के स्पर्श से फिर से वो स्त्री के रूप में आ जाती है। वैसी शिला, शिला यानी पत्थर, कौन सा, तापस्सु कुमारी जो शिला पत्थर बन गई थी उसकी बात है, जो सती सावित्री की बात है। शांति निकेतन, शिला बनी तापस्सु कुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी, यानी कि जो जड़ बन चुकी थी, पत्थर यानी जड़ वस्तु जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है, कॉन्शियसनेस अचेतन रूप में हम कहते हैं, तो उसमें चेतना यानी कि श्वास प्राण भर चुके हैं बाहर भगवान के स्पर्श के माध्यम से। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, शांति निकेतन आश्रम, जब रविंद्रनाथ टैगोर की बात आ जाए, महर्षि अरविंद की बात आ जाए, तो ऐसे लोगों ने जो उपवन आश्रम बनाए थे उसमें एक नाम है शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ ही उसका नाम जुड़ा हुआ है। तो शांति निकेतन, निकेतन का मीनिंग होगा गृह, गुजराती में घर, होम, हाउस। तो ये निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित अवस्था हो ऋषि मुनिगण, इस तपोवन में जो ऋषियों ने अपनी तपस्या की है, ध्यान अवस्थित होकर, ध्यान में रहकर, ध्यानावस्थित यानी ध्यान में रहकर, इस ऋषि मुनिगण, गण यानी समूह, तो इस ऋषि मुनियों ने, कई ऋषि मुनियों की बात है, गण यानी समूह, यानी कि सभी ऋषि मुनियों ने ध्यान अवस्थित में तपस्या करके इस पवित्र भूमि को और पवित्र और शक्तिशाली बनाया है। चिद नभ में करते थे विचरण, और ध्यान में रहकर वो कहाँ विचरण करते थे, उसका शरीर तो एक ही जगह पे स्थिर था, लेकिन चिद यानी कि मन, ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे आंखें बंद करके, लेकिन शरीर एक ही जगह पे था, मन उसका मन का अवकाश दूसरी जगह पे वो विचरण करता था।
तो यहाँ पे बताया गया है कि चिद नभ में करते थे विचरण। विचरण यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, जहाँ सत्य की किरणें बरसी, और उसी के का असर कि पूरे देश में सत्य ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया। तो सत्य का तो महत्व है ही, वो हम जानते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक सत्य बोलने के बाद हमें कोई चिंता रहती नहीं है। तो अच्छी तरह से जीने के लिए, अच्छी तरह से नींद आ जाए इसलिए, और अपना मन निश्चिंत रहे, इसीलिए सत्य का आचरण जरूरी है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, कवि कहते हैं कि आज कैसा जीवन है, जग जीवन कैसा है, युद्ध जर्जर है, युद्ध से ग्रसित है। जहाँ देखें हम वहाँ युद्ध की ही बातें होती है, लड़ाई झगड़े की ही बात हो रही है। तो ये आज का जीवन है। भूतकाल पूरा हो चुका। कवि ने भूतकाल की बात बता दी कि भूतकाल में हमारा देश महान था, पवित्र था, तपस्वी था। तो उस तपस्या, पराक्रम, कर्तव्यनिष्ठा, आदर्श, ये सारी बातें आज हमें क्यों नहीं दिखाई देती है? आज हम उसकी संतानें हैं। फिर भी तो कवि कहते हैं कि हमें क्या करना है कि पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, फिर हमें उस मंत्रोच्चारण फिर से करना है, मंत्र का उच्चारण, कि जिससे सभी में एक शक्ति का संचार, पवित्रता का संचार हो जाए, और उसी प्रकार फिर पहले जैसी संस्कृति के साथ हमें एक होकर के जीना है। इसलिए कवि कहते हैं कि वह वसुदैव बना कुटुंबकम। वसुदैव यानी कि वसुधा रूपी, आप इस वसुधा ही, इस धरती ही हमारा कुटुंब है, पूरी पृथ्वी हमारा कुटुंब है, ऐसा कवि कहते हैं। वसुधा प्लस एव, इसका शब्द विग्रह कैसे होगा? वसुधा प्लस एव, यानी कि ये धरती ही पूरा कुटुंब है, ऐसी भावना कवि ने की है। और ऐसी भावना आ जाए तो ये युद्ध जर्जर जगजीवन है वो समाप्त हो जाएगा, और उसके मुख पर ज्योति नवल सी आ जाएगी, यानी कि नया प्रकाश, नया तेज हमारे जीवन में आ सकता है। तो ये काम हमें करना है कि हमारे भूतकाल को याद करना है, हमारी भारतीय संस्कृति को याद करना है, और भारतीय संस्कृति में जो संस्कार दिए हुए हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, तो ये 4 लोगों को देव समान माना गया है। नदियों को भी लोक माता के रूप में मानी गई है। तो ये सभी को याद करके उसे आगे बढ़ाना है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है, जिससे हम सुसंस्कारी हो सके, और हमारे संस्कार भी अपने बच्चों में, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों में वो दे सके, जिससे ये संस्कृति कायम बनी रहे, और उसके माध्यम से हम अच्छे कर्म भी कर सके और हमारे देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। तो इसलिए ये कवि का आशय इस काव्य को रचने के लिए कि हमें अपनी जन्मभूमि जननी का गर्व तो है, लेकिन उस गर्व को हमें बनाए रखना है। ऐसे अधोगति में नहीं जाना है, बुरे कर्म और विचार करके हमें अधोगति में जाना नहीं है। ये कविता का विचार है, और उस विचार को हमें सार्थक करना है, यानी कि सफल करना है, और उस विचार के साथ ही हमें ये काम करना है। कहते हैं कवि की जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरियसी, और माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, और उसे हमें श्रेष्ठ बनाए रखना है। तो कवि ने यहाँ पे इस काव्य के माध्यम से अपने देश का गौरव गान करते हुए कवि ने हमारी वास्तविकता, भूतकाल और वर्तमान की तुलना कंपेयर की है कि भूतकाल में कैसा देश था, आज भी कैसा है। आज युद्ध जर्जर देश है, पुराने समय में पवित्र व्यक्तियों से भरा हुआ था। तो इस प्रकार हमें आज भी उस भूतकाल को कायम रखना है, जिससे हमारा विकास अच्छी तरह से हो सके। तो ये यहाँ पे ये काव्य पूरा होता है। स्वाध्याय पे थोड़ा सा देख लेते हैं। शब्दार्थ आ गया। निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्न है, जो जननी जन्मभूमि किससे महान है? तो स्वर्ग से महान है, यहाँ पे आएगा स्वर्ग से महान। भारत का बाल कौन है? तो हिमाचल। कौन सा आएगा? हिमाचल।
गीता का गान करने वाले कौन थे? तो कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण थे। तो इस प्रकार प्रश्न का जवाब, एक एक वाक्य में उत्तर। जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बची हुई है? तो गंगा यमुना। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो श्रीमद् भगवद गीता। जन्मभूमि में भारत के किन नारियों की बात बताई गई है? तो सावित्री और राधा की बात बताई गई है। शांति निकेतन क्या है? तो एक पवित्र तपोवन आश्रम है। 2-3 वाक्य में उत्तर, 4-5 वाक्यों में उत्तर। पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द लाइन, एक्सप्लेन द पोएम। तो काव्य को समझाना है। समानार्थी शब्द देखें तो जननी यानी माता, ज्योति यानी आगे आ गया प्रकाश, शिला यानी पत्थर, विचरण यानी घूमना फिरना, गौरव यानी गर्व, पुनीत यानी पवित्र। तो यहाँ पे चैप्टर पूरा होता है। आपकी नोटबुक या वर्कबुक में उसे लिख देना है और प्रश्न के आंसर भी तैयार कर देने हैं, जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख सकें। थैंक यू।